दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज 10 की 10 कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में आज बिल्कुल तेजी नहीं है। इस समय बीएसई सेंसेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अदानी ग्रुप के शेयर दौड़ रहे हैं और इसके पीछे है दो बड़ी गुड न्यूज, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी दो बड़ी अपडेट और है। एसीसी सीमेंट ने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर किया और साथ में डिविडेंड का ऐलान भी किया। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप के लिए अब मुसीबतें कम हो रही है, क्योंकि अदानी ग्रुप ने बनाया बड़ा प्लान और इस प्लान के बाद आने वाले समय में अदानी ग्रुप के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा आसान भी हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। इस समय बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 60,712 के स्तर पर है। मात्र 0.10% की तेजी है, यानी 62 पॉइंट सिर्फ ऊपर है बीएसई सेंसेक्स। एक तरह से इसको फ्लैट कह सकते हैं। लेकिन अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, इस समय स्टॉक 673 पर ट्रेड कर रहा है 2.12% की शानदार तेजी के साथ। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 1908 के ऊपर स्टॉक है और 2.97% की ज़बरदस्त तेजी, यानी लगभग 3% की तेजी के साथ में स्टॉक दौड़ रहा है। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो 938 के आसपास स्टॉक है, 2.34% की शानदार तेजी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 935 के स्तर पे इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1.98% की तेजी के साथ आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें अदानी ट्रांसमिशन की तो 1900 पर स्टॉक है और इसमें 2.76% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। अदानी पावर की बात करें तो 224 पर स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लग गया। ये स्टॉक काफ़ी इस समय करंट में दिख रहा है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार दौड़ ही रहा है। और अब देख सकते हो कि पिछले काफ़ी दिन के बाद एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार इसने 224 के स्तर को भी छू लिया है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 413 पर स्टॉक है और 2.74% की शानदार तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट की तो इसने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे तेजी थोड़ी सी कम है, क्योंकि रिजल्ट में थोड़ी सी हमें डिसअपॉइंट भी किया है। तो 1763 के स्तर पे 0.71% की तेजी है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 395 के स्तर पर इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा। 1.63% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एनडीटीवी की बात करें तो 188 पर स्टॉक है, 4% की तेजी है और सर्किट लगने की पूरी संभावना यहाँ पे अपर सर्किट लग सकता है। अभी जो तेजी बनी इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आई है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आने के बाद 3 महीने हो चुके। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद भी जो लैंडर्स है उनकी संख्या बढ़ चुकी है, यानी जो बैंकों ने कर्ज दिया हुआ अदानी ग्रुप को वो पहले 18 थे इस रिपोर्ट के पहले, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद वो 25 हो चुके हैं। तो इससे ये साबित हो गया है कि कोई भी इस समय अदानी ग्रुप से पीछे जाने को तैयार नहीं, अदानी ग्रुप के साथ में खड़े है और अदानी ग्रुप को वो कर्ज देने को भी तैयार है। तो ये जो बातें साबित हो चुकी है कि चाहे कितनी भी रिपोर्ट आए, कोई भी इन्वेस्टर इस समय अदानी ग्रुप से छिटकने को तैयार नहीं, बल्कि उनके साथ में बिजनेस करने को आगे बढ़ने को तैयार है। तो ये जो संख्या बढ़ी, इसी ने एक मॉरल बूस्ट किया। आप देख सकते हो जो टोटल कर्ज है इस समय अदानी ग्रुप का वो बढ़ के 2.27 लाख रुपये तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो ये ट्रिगर जो मिला बाजार को वो यही मिला इसके अदानी ग्रुप के लिए कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, एक तरह से माहौल इस तरह से बनाया गया इंडिया में तो कि सब कुछ खराब है अदानी ग्रुप में। लेकिन जो बैंक है, जो कर्ज देने वाले उसके जो संस्थान है, वो यहाँ पे लगातार उनको कर्ज दे रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे 3 महीनों के बीच में 18 से वो 25 पर पहुँच गया और इसी ने पूरा माहौल पॉजिटिव कर दिया। अदानी ग्रुप को जो कर्ज दे रहे हैं उसमें देख सकते हो कि जो फाइनेंसर में 2 अमेरिकी बैंक है, 3 यूरोपियन बैंक है, इसके अलावा 3 जापानी बैंक है। और आप देख सकते हो इसमें जो बैंक है जिसमें मित्सुबिशी यूएफजे, सुमितोमो मित्सुबी, मिजो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलेज, डॉयचे बैंक और इस तरह से बहुत सारी जो बैंक है वो यहाँ पे अदानी ग्रुप में निवेश करने को बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप ने करीब ग्लोबल बैंकों से 29% का लोन लिया हुआ है, जबकि यहाँ पे 39% का जो उन्होंने कर्ज उठाया वो बॉन्ड्स के माध्यम से लिया हुआ है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप का प्लान बिल्कुल क्लियर है कि जो भी बॉन्ड्स है जो मेच्योर होने वाले हैं 2024 में, उनकी पेमेंट पहले ही चुका दी जाए, ताकि आने वाले समय 2024 में उनको कोई टेंशन नहीं हो, बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा पाए। तो ये जो फैसला है इसकी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना। और उसके बाद अब देखें तो एक जो दूसरी सबसे जो बड़ी गुड न्यूज है इसके लिए कि अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। करीब 6,535 करोड़ की फंड रेजिंग होगी, करीब $80 करोड़ की फंड रेजिंग होगी और इससे ग्रीन एनर्जी के जो इनके प्रोजेक्ट हो गए, ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये इनका बड़ा सपना है।
और जो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए इन्होंने जो बड़े बड़े ग्लोबल बैंक है उनके साथ बातचीत भी शुरू कर दी है, जिसमें आप देख सकते हो सुमितोमो मित्सुमी बैंक है, इसके अलावा डीबीएस बैंक और मित्सुबी यूएसए फाइनेंशियल बैंक और इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इनसे बातचीत चल रही है और ये इस समय अदानी ग्रुप को कर देने को बिल्कुल तैयार है। तो ये देख सकते हो कि जो है करीब 70 से लेकर 80 करोड़ डॉलर की एक बड़ी रकम जुटाई जा सकती है। और अगर ये फंड जुटाने में अगर अदानी ग्रुप कामयाब हो जाता है तो फिर आने वाले समय में आप देख सकते हो इनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है और इनका जो भरोसा और बढ़ने वाला है। तो जिस तरह से इतनी बड़ी फंड रेजिंग इस समय करने में अदानी ग्रुप कामयाब होता है तो इनके लिए एक बड़ी जीत हो सकती है। तो कुल मिला के ये एक दो बड़ी जो खबर है जिसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनाया और जिसकी वजह से एक तेज़ी का दौर भी शुरू हुआ। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के शेयरों में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। एक बड़ी अपडेट यूपी से निकल के आ रही है। यूपी से अगर आप देखें तो जो यूपी का पावर कॉरपोरेशन है वो अदानी ग्रुप को टेंडर देने से पहले उनकी हैसियत के बारे में पता लगाएगा, क्या वो इसके लायक है कि उनको ये टेंडर में भाग लेके इनको टेंडर प्रोवाइड किया जाए। तो जो अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन नोएडा और गुजरात गाजियाबाद क्षेत्र की वित्तीय तकनीकी पैरामीटर की रिपोर्ट मांगी है ताकि पता लगाया जा सके कि उस क्षेत्र में वितरण लाइसेंस लेने के लिए किसी भी कंपनी की हैसियत क्या होनी चाहिए। अदानी ग्रुप ने नोएडा गाजियाबाद में बिजली वितरण लाइसेंस हासिल करने के लिए याचिका दाखिल कर रखी है। याचिका में दर्शाई गई समूह की नेटवर्क की नियामक आयोग तहकीकात कर रहा है। वही उपभोक्ता परिषद ने अदानी ग्रुप के प्रस्ताव को नियम विरुद्ध भी बताया। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये इनको मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या वो इस क्षेत्र में पावर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं तो उसके लिए जांच की जाएगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुंबई इलेक्ट्रिसिटी में पूरे इंडिया में नंबर 1 रहा है अदानी ग्रुप और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई उन्होंने की है, जो उपभोक्ता उन्होंने बेनिफिट पहुंचाया, उसकी वजह से वो 71 कंपनियों में सबसे ऊपर निकल कर आए। तो ऐसे में वो इसके लायक बनेंगे, उनको टेंडर बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन जांच जरूर है। अदानी ग्रुप ने कहा कि वह समांतरण वितरण लाइसेंस पर करीब 4,800 करोड़ खर्च करेगा। नियामक आयोग की सच्चाई इस जानने में जुटा है, क्या वह इस रकम को खर्च कर पाएगा। वास्तव में गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्र में समांतर लाइसेंस के लिए कितनी लागत की जरूरत होगी। आयोग ने पावर कॉरपोरेशन से जुड़े दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की कुल संख्या, उनका कुल भार, उनकी वित्तीय वर्ष 2023 में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, LT लाइन की किलोमीटर में लंबाई, 11 kV व 33 kV लाइन की लंबाई, 33 kV 11 kV के उप केंद्रों की संख्या, ये सारी क्षमता मांगी गई है। और उपभोक्ता परिषद ने ऐलान किया कि गुरुवार को आगरा और 28 अप्रैल को नोएडा में बिजली दर की सुनवाई में याचिका का विरोध किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरह से याचिका लगाई और कुछ उपभोक्ता मामले के जो है वो यहाँ पे ये टेंडर का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो अदानी ग्रुप को ये पूरा टेंडर मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अदानी इलेक्ट्रिसिटी जेवल लिमिटेड द्वारा गाजियाबाद नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर जिले में समांतरण विद्युत वितरण लाइसेंस के लिए याचिका दाखिल की हुई है। आयोग ने अदानी ट्रांसमिशन से तकनीकी और वित्तीय पैरामीटर पर कई सवाल पूछे हैं। इस पर जवाब आने के बाद में ही आगे आने वाली सुनवाई में आयोग की याचिका को स्वीकार किया जा सकता है, उसके ऊपर फैसला किया जा सकता है। पिछले सप्ताह आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य बीके श्रीवास्तव और संजय सिंह ने कंपनी के साथ ही उपभोक्ता परिषद का पक्ष भी सुना है। अदानी ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक अधिवक्ता पहुंचे थे। उपभोक्ताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वोरा ने याचिका स्वीकार करने का विरोध किया हुआ है। आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने कहा है कि इंडियन अकाउंट्स स्टैंडर्ड प्रावधान के अनुसार अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की देनदारियां अधिक है और नेटवर्क कम है। वितरण लाइसेंस मिलने के बाद प्रोजेक्ट पर करीब 4,800 करोड़ का खर्च करने की बातें कही जा रही है और कंपनी ने मुंबई में भी अपना वितरण का लाइसेंस और मांगा हुआ है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर मुंबई में लाइसेंस मिल जाता है कंपनी को, तो क्या कंपनी यहाँ के निवेश में कोई कमी करने वाली है या फिर समझौता करेगी। ऐसी स्थिति में कंपनी वित्तीय पैमाने पर आगे कैसे बढ़ेगी। चेयरमैन ने तकनीकी पहलुओं पर कुछ सवाल भी पूछे। चेयरमैन ने उठाए गए बिंदुओं की पर कंपनी की तरफ से जवाब पेश करने को भी कहा गया है। तो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यही है कि इस समय मुंबई और यूपी के लिए इन्होंने लाइसेंस मांगे और दोनों जगह पे अगर इनको लाइसेंस मिलते तो वो कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे, क्या इतना वो खर्च उठा पाएंगे, इतने पैसे वो लगा पाएंगे। इसी के ऊपर सारी की सारी दारोमदार है और इसी की सुनवाई होने वाली है और ये सुनवाई उपभोक्ता के जो सामने जो विरोध भी हो रहा है, तो देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। दूसरी अपडेट ये भी है कि ACC ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और आप देख सकते हो
Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 40.53% घट के इस बार 235.66 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। कंपनी ने कहा है कि इस साल में जनवरी मार्च तिमाही में उनका 396 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट अर्जित किया था। इस बार उसमें 40% की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी तरह जो रिवेन्यू है उसमें 8.23% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 4,790 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4,426 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और साथ में कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो कंपनी जो 10 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर के ऊपर 90.25% पर शेयर आपको डिविडेंड दे रहा है, यानी कंपनी की तरफ से एक शेयर के ऊपर 9.25 रुपये का डिविडेंड भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक तो अच्छी बात है कि डिविडेंड भी दिया जा रहा है, लेकिन इस बार प्रॉफिट में कमी आई, इस वजह से शेयर में भी दबाव देखने को मिला है। आने वाले समय देखना होगा कि क्या संभावना बनेगी, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।